उत्तराखंड के जिस मंडल को हम सब गढ़वाल के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण छोटे छोटे गढ़ों से होना बताया जाता है। अगर गिना जाए तो इन गढ़ों की संख्या 52 बताई जाती है। इन 52 गढ़ों की पूरी सूची आप शायद लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीत वीर भड़ू को देश 52 गढ़ों के देश में भी सुन चुके होंगे। लेकिन क्या सिर्फ 52 गढ़ों को मिलाकर ही गढ़वाल बना था? और क्या सिर्फ गढ़वाल में ही गढ़ थे, कुमाऊं में नहीं? अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि गढ़वाल नाम अस्तित्व में आने से पहले यहाँ पर कई राजवंशों ने राज किया है। महाभारत से लेकर स्कंद पुराण की केदारखंड और मानस खंड में जानकारी मिलती है कि हिमालय के क्षेत्र पर कई राजवंशों का एक छत्र राज रहा। फिर कैसे ये पूरा क्षेत्र छोटे छोटे गढ़ों में तब्दील हो गया? इन गढ़ों के आपस में किस तरह के संबंध थे? यहाँ बने ये गढ़ कैसे दिखते थे? इनमें किस तरह की व्यवस्था होती थी? और किसने इन गढ़ों को आपस में मिलाया? इतिहास नामक इस एपिसोड में आज हम आपको लेके जा रहे हैं आपको उन गढ़ों की सैर पर जिनसे मिलकर गढ़वाल बना। जानेंगे कैसे इन सभी गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल तैयार किया गया। साथ ही आपको बताएंगे कि गढ़वाल के ये फेमस गढ़ वर्तमान में कहाँ है और किन स्थिति में है। तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं 52 गढ़ों का पूरा सच, जानते हैं गढ़वालों से गढ़वाल बनने की पूरी दास्तान। मध्य हिमालय का ये क्षेत्र, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन काल से ही गढ़ों का राज्य रहा है। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही हिमालय का ये पूरा क्षेत्र छोटी छोटी ठकुराइयों यानी गढ़ों में बटा हुआ था। संस्कृत गढ़वाल में इसे दुर्ग देश भी बुलाया जाता है। इसका मतलब भी गढ़ों के देश से ही है। रायपति राम बहादुर अपनी किताब गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में बताते हैं कि राजा कनकपाल के शासन से पहले छोटी ठकुराइयों का यह दौर करीब 6 सदियों तक चला। हालांकि राजा अजयपाल के 52 गढ़ों को गढ़वाल में परिवर्तित करने से पहले भी इन्हें एक करने की कोशिश की गई थी। यशवंत कटोच इसका श्रेय कार्तिकेयपुर राजवंश को देते हैं। मध्य हिमालय खंड 4 में यशवंत कटोच बताते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय उत्तरी गढ़वाल में 7वीं सदी ईस्वी के करीब हो चुका था। वह जानकारी देते हैं कि इनका राज्य सतलज के पश्चिम से लेकर पश्चिम में नेपाल तक रहा। इस दौरान यहाँ के अलग अलग गढ़ इनके अधीन रहे। कठोर जानकारी देते हैं कि 10वीं सदी ईस्वी के अंत तक शुरुआती पवार वंशीय राजा इनकी अधीनता में चांदपुर गढ़ में शासन किया करते थे। हालांकि कार्तिकेयपुर राजवंश बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाकर नहीं रख सका और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। एक तरफ इनका पतन हुआ तो दूसरी तरफ इनके अधीन रहे सामंत पहले के राजवंश और गणपति फिर से स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने हिसाब से राजकाज चलाना शुरू कर दिया। यशवंत कटोच उत्तराखंड के नवीन इतिहास में ऐसे ही कुछ गणपतियों का जिक्र करते हैं जो कार्तिकेयपुर के पतन के बाद खड़े हुए। गढ़वाल में एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, पश्चिमी सीमांत तक राणा देवपाल, चंद्रपुर गढ़ का परमार राजवंश समेत अन्य। यहाँ परवार राजवंश को याद रखिएगा क्योंकि आगे इनकी सबसे अहम भूमिका होने वाली है। इसी तरह कुमाऊं के कत्यूर घाटी में कातीपुर राजवंश, दानपुर में खश ठाकुरों का राज्य, गंगोली का मड़कोटी राज्य और चंपावत का चंद राजवंश समेत अन्य राजवंश स्थापित हुए। इस अवधि में गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं, दोनों ही तरफ बहुत स्वतंत्र कुलों यानी गढ़ों का राज्य रहा। हालांकि इस दौरान इन्हें एक करने की कोशिश हुई। पश्चिमी भाग में पवार वंशीय राजा जगतपाल ने इन्हें एक करने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन कुमाऊं में कई गढ़पतियों का स्वतंत्र राज काफी लंबे समय तक बना रहा। जगतपाल ने गढ़ों को एक करने का जो काम शुरू किया था उसे अजयपाल ने पूरा किया। कैसे, उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन जरा अलग अलग स्वतंत्र गढ़ों वाले उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में इस काल की विस्तार में चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि जब खश जाति इस भूभाग में आई तो उसने इस क्षेत्र को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अपनी मेहनत से खसों ने यहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी और कारोबार स्थापित कर लिए थे। इससे युग भूमि अब भोग भूमि बन चुकी थी। वह बताते हैं कि इस प्रभुत्व की वजह से हर साल जब नीलांग, नीति और माणा की घाटियों पर जमी बर्फ हटती तो तिब्बती डाकू यहाँ लूटपाट करने आते थे। सिर्फ तिब्बती डाकू ही नहीं बल्कि हिमालय से लगे क्षेत्रों में रहने वाले सुंगड़ और बुढ़ेर जाति भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से लूटपाट किया करती थी। बड़े स्तर पर लूटपाट होने के बावजूद भी किसी को कोई दंड नहीं मिलता था। रतूड़ी बताते हैं कि खसों के अनेक छोटे बड़े ठकुरी राज्य स्थापित हो चुके थे। रतूड़ी गढ़वाल में 52 ठकुरी राज्य यानी गढ़ गिनाते हैं। अलग अलग गढ़ों की वजह से एक राजा दूसरे राजा की प्रजा को दंड नहीं दे सकता था और ना ही खुद अपनी लुटेरू प्रजा को दंड देता था, बल्कि इन्हें दंड देना अपनी शान कम होना समझता था। लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में खसों का शासन कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद यहाँ आर्य राजपूतों ने राजकाज संभाला और गढ़ों को एक करने का सिलसिला चालू रखा। अब गढ़ों के एकीकरण पर आने से पहले जरा ये भी जानना रोचक होगा कि उत्तराखंड के ये गढ़ क्या थे और किस तरह इनकी व्यवस्था रहती थी।
उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र यानी हिमाचल और नेपाल तक के छोटे बड़े गढ़ फैले हुए थे। गढ़वाल का इतिहास में हरिकृष्ण रतूड़ी बताते हैं कि इन गढ़ों के राजा, जिन्हें राणा, ठाकुर और गढ़पति भी बुलाया जाता था, ये किसी ऊंची चोटी पर गढ़ यानी दुर्ग बनाया करते थे ताकि यहाँ से दुश्मनों पर नजर रख सके और साथ ही लुटेरों से अपनी रक्षा भी की जा सके। रतूड़ी जानकारी देते हैं कि ऊंची चोटियों पर बने ये गढ़ सिर्फ गढ़पतियों यानी राजा के नहीं हुआ करते थे, बल्कि वहाँ के रईस भी ऐसे गढ़ बनाकर रहा करते थे। ये लोग धन को जमीन पर गाड़ कर रखा करते थे और वजह थी डाकू। इन्हें तिब्बती, संगड़ और बुढ़ेरे डाकुओं के साथ राज्य कर्मचारियों का भी डर लगा रहता था। ये खौफ इतना ज्यादा था कि कर्ज का लेन देन भी गुप्त रूप से किया जाता था ताकि किसी को पता न चल सके कि अमुक व्यक्ति कितना अमीर है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय परमार इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेस में लिखते हैं कि ये दुर्ग यानी किले हमेशा ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जहां ये आसानी से नजर ना आ सके। यहाँ पर गढ़पति न सिर्फ अपने परिवार के साथ रहते थे, बल्कि युद्ध के लिए जरूरी हथियार और दूसरी सामग्री भी यहाँ पर रखी जाती थी। किसी एक गढ़ का मुख्यालय ये किला हुआ करता था और गढ़ के आसपास की घाटियों में स्थित गांव इस गढ़पति के अधीन हुआ करते थे। ऊंची चोटी पर बने गढ़ के लिए एक रास्ते को छोड़कर सभी रास्ते सील करके रखे जाते थे। गढ़ के चारों ओर दीवारें हुआ करती थी, चारों तरफ चेक पोस्ट होते थे जिनके जरिए लगातार दुश्मन पर नजर बनाई रखी जाती थी। गढ़पति बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जमा करते और दुश्मन के खिलाफ आक्रमण करने पर उनके खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाता। इन किलों के अंदरूनी भाग को दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा जिसमें मंदिर होते तो दूसरे हिस्से में राजा, रानी, मंत्रियों के आवास हुआ करते थे। राजा का दरबार भी इन हिस्सों में होता। किलों की दीवारों को सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाता और ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते थे। ये बहुत विशालकाय तो नहीं होते थे, लेकिन इन्हें बहुत रणनीतिक तरीके से बनाया जाता। इन गढ़ों में पानी पहुंचाने के लिए नौले लगाए जाते। जहाँ पर नौले नहीं होते वहाँ पर बारिश के पानी को जमा किया जाता। सिर्फ यही नहीं, इन गढ़ों तक एक टनल भी बनाई जाती थी। इस टनल का इस्तेमाल न सिर्फ भोजन और पानी की आपूर्ति करने के लिए किया जाता, बल्कि युद्ध के समय राजा, रानी और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए भी आपातकालीन द्वार की तरह भी इसे यूज किया जाता था। ये वो वक्त था जब गढ़पति आपस में ही युद्ध किया करते थे और इन्हीं वजह से यहाँ गढ़ों का निर्माण बड़े ही रणनीतिक ढंग से किया जाता था। गढ़ों का कितना महत्व था ये आप इसी से समझ सकते हैं कि जब आर्यों का शासनकाल आया तब उन्होंने भी इन्हीं गढ़ों में रहना मुफीद समझा। ये तो बात हो गई गढ़ किस तरह से बनाए जाते थे, लेकिन आप बात करते हैं कि 52 गढ़ों का पूरा सच क्या है। क्या सिर्फ 52 गढ़ थे या फिर इससे ज्यादा थे? अगर ज्यादा थे तो 52 गढ़ों का नंबर आया कहां से? अभी तक हमने देखा कि किस तरह हिमालय के उत्तराखंड वाले हिस्से में प्राचीन काल से गढ़ और उनके गढ़पति हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में अजय परमार इसमें एक और नई जानकारी जोड़ते हैं। वह अपने लेख में बताते हैं कि कत्यूरी राजा नरसिंह देव, जो कि 1050 से 1100 एडी यानी ईस्वी के बीच हुआ, उसने केदार भूमि को 52 गढ़ों में विभाजित किया ताकि वो इन गढ़ों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सके। परमार बताते हैं कि नरसिंह देव ने कुछ पावरफुल लोगों को इन गढ़ों का भार सौंपा और साथ ही इन गढ़ों के निहित भी कुछ गढ़ बनाए। इन गढ़ों की जिम्मेदारी समांतों, कमिश्नरों और गढ़पतियों को दी गई। बाद में जब नेपाल के कराचल देव और अशोक चल ने इस राज्य पर राज किया तो उसने भी इसी व्यवस्था को कायम रखा, लेकिन बाद में ये राजा कमजोर पड़ते गए और 13वीं ईस्वी तक गढ़ों के गढ़पति स्वतंत्र हो गए। हालांकि नरसिंह देव वाली जिस पहलू की चर्चा परमार करते हैं उसका जिक्र न गढ़वाल के इतिहास में मिलता है, न ही कटोच मध्य हिमालय खंड 3 में करते हैं, जिसमें उन्होंने गढ़ों और परमार वंशी राजाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की है। खैर, अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ 52 गढ़ थे, तो जवाब में 2 आंकड़े सामने आते हैं। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के एक लेख में SS नेगी के हवाले से बताया गया है कि इन गढ़ों की संख्या 52 नहीं बल्कि 64 थी। वहीं कटोच के हवाले से बताया गया है कि इनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। फिर सवाल उठता है कि ये 52 की संख्या कहां से आई? सबसे पहले एटकिंसन ने इन गढ़ों की संख्या 52 बताई। बाद में पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल के इतिहास में इन 52 गढ़ों का नाम भी दिया। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में रहे तो कहीं गढ़ होंगे, लेकिन उसमें से प्रमुख ये 52 रहे होंगे। अब जब गढ़ों का पता चल गया है तो अब ये भी जान लेते हैं कैसे ये सभी गढ़ एक हुए और गढ़वाल अस्तित्व में आया। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कार्तिकेयपुर वंश के अधीन चांदपुर गढ़ का परमार वंश भी था। मध्य हिमालय खंड 3 में यशवंत कटोच इस राजवंश पर विस्तार से बात करते हैं। वो लिखते हैं कि कार्तिकेयपुर के अधीन रहने के दौरान भी परमार वंश काफी मजबूत गढ़पति थे। बाद में जब सब स्वतंत्र हुए तो इन्होंने अलग अलग गढ़ों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। कटोच बताते हैं कि वंश संस्थापक कनकपाल से लेकर 11वीं सदी ईस्वी की शुरुआत तक ये कार्तिकेयपुर नरेश के सामंत मात्र थे, लेकिन लखनपाल से लेकर आनंदपाल तक जब ये स्वतंत्र हो चुके थे तो उन्होंने दूसरे गढ़ों को विजय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया 1490 के आसपास अजयपाल के राजगद्दी पर बैठने तक चलता रहा और फिर इस सिलसिले को अजयपाल ने आगे बढ़ाया। अजयपाल ने जहां कहीं गढ़पतियों को युद्ध से जीता तो कईयों को बुद्धि से। अजयपाल ने गढ़ों को जीतने के बाद संबंधित गढ़ की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी।
अजय पाल ने इन गणपतियों में से कईयों को अपना सभासद बनाया, किसी को जागीर में गांव दिए तो कुछ लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस तरह अजय पाल ने सभी गढ़ों को एक छत्र राज में लाने में कामयाबी पाई। इन गढ़ों को एक करने की वजह से ही इन्हें गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजय पाल ने न सिर्फ इन्हें एक किया बल्कि अपने राज्य की सीमाएं भी निर्धारित की, वहाँ चौके स्थापित करी और शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि अजय पाल के शासन में निहित प्रजा खूब फली फूली। सोरोला ब्राह्मणों की प्रथा शुरू करने का श्रेय भी राजा अजय पाल को ही दिया जाता है। इस तरह उत्तर में हिम शिखरों से लेकर हरिद्वार के करीब चंडी तक, जमुना के भदाण तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। रोहित संकल्प सिद्धि में इसे गढ़पाल देश कहते हैं। इस आधार पर कठोर अनुमान लगाते हैं कि अजय पाल ने ही अपने वंश नाम पाल को जोड़ते हुए गढ़पाल नाम रखा होगा। कालांतर में गढ़वाला राजा होने की वजह से ये क्षेत्र गढ़वाल हो गया। राहुल सांकेतायन भी मानते हैं कि केदारखंड का गढ़ नाम भी संभवतः इसी दौरान पड़ा होगा। सारे पहलुओं पर तो बात हो गई, लेकिन क्या ये गढ़ आज भी कहीं मौजूद है? एक लाइन में जवाब ये है कि कुछ गढ़ों को छोड़कर अन्य गढ़ों के निशान बहुत ही कम मिलते हैं। अजय परमार अपने लेख में बताते हैं कि गढ़तांगड़, पेनखड़ा, खाड़ और दौशली मौजूद टनकोरा, पेनखड़ा और दशोरी परगने में ही रहे होंगे। वहीं नागपुर क्षेत्र में नागपुर और कंडारा गढ़ थे। दूसरी तरफ बधाड़, चांदपुर और मल्ला सलाड़ में परमार बताते हैं कि 11 गढ़ थे, जिसमें चांदपुर, बधाड़, टोप, रानीगढ़ समेत अन्य शामिल थे। वो बताते हैं कि देवलगढ़, बसाया, सरून, चंदकोटी में 9 गढ़ रहे होंगे। इसी तरह कुछ उदयपुर, कृतिनगर, चंद्रबनी और भिलंग क्षेत्र में 6 गढ़ होने की भी वो बात कहते हैं। जौनपुर, रवई, मासू और शिमला क्षेत्र में 8 गढ़ थे। वहीं वर्तमान तल्ला, सलाण, भाबर, नरेंद्रनगर और देहरादून में 24 गढ़ रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ गढ़्स, हिल फोर्ट्स यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स में नरेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि जमीनों के अंदर आज भी इन किलों के अवशेष मिल जाते हैं, जिसमें चांदपुर गढ़ी का किला भी शामिल है। हमने आपको मौजूदा सामग्री के आधार पर तथ्यपरक डिटेल देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमारी कोशिश आप तक उत्तराखंड का वो इतिहास पहुंचाने की है जो किताबों में तो दबा हुआ है लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। कुछ सुझाव या सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड के इतिहास के ऐसे ही अनछुए पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम इतिहास नामों को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऐसी वीडियोस पेश करते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।